ठीक है, तो हमारा सबक शुरू हो रहा है इंग्लिश की किताब में विजिट। विजिट पेज नंबर 15 पर है और इसको हम पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर अहमद्स क्लास हैड बीन प्लानिंग अ पिकनिक फॉर सम टाइम। मिस्टर अहमद्स क्लास का मतलब मिस्टर अहमद की क्लास हैड बीन प्लानिंग कर रही थी अ पिकनिक फॉर सम टाइम, कुछ अरसे से। ठीक है, द हेडमास्टर हैड अलाउड देम, हेडमास्टर ने उनको इजाज़त दे दी अ डेज आउटिंग, एक दिन के बाहर जाने की। एंड दे वर टू गो बाय द स्कूल बस, और उनको स्कूल बस के ज़रिए जाना था। दे वर नेचुरली वर एक्साइटेड, वो फितरी तौर पर या कुदरती तौर पर एक्साइटेड थे, खुश थे। मिस्टर अहमद अरेंज द विज़िट टू अ फार्म, मिस्टर अहमद ने ये विज़िट एक फार्म के लिए अरेंज की थी। विद मिस्टर हसन के साथ। द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म, जो कि मैनेजर हैं या मैनेजर थे मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म के। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे। इट वॉज अ प्लेजेंट डे इन अप्रैल, ये अप्रैल का एक खुशगवार दिन था। व्हेन मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास रीच्ड, जब मिस्टर अहमद और उनकी क्लास पहुंची द मॉडल फार्म में। मिस्टर हसन रिसीव्ड देम, मिस्टर हसन ने उन्हें रिसीव किया। एट द गेट पर एंड शोड देम अराउंड, और उनको चारों तरफ घुमाया, दिखाया। द बॉयज हैड नो आइडिया, लड़कों को तो आइडिया ही नहीं था, दैट के एन एग्रीकल्चरल फार्म कुड बी सो लार्ज, कि एक ज़रई फार्म इतना बड़ा हो सकता है। सही है, बच्चों को तो पता था भाई फार्म देखने जा रहे हैं हम, लेकिन जब वो गए दाखिल हुए तो पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ा फार्म है। हम तो समझ रहे थे कोई छोटी सी जगह होगी, छोटी सी चीज़ होगी, ये तो बहुत बड़ा फार्म है। तो यहाँ जो लिखा है लफ्ज़ कि द बॉयज़ हैड नो आइडिया, यानी उनको कोई ऐसी आइडिया नहीं था दैट एन एग्रीकल्चरल फार्म कुड बी सो लार्ज एंड इंटरेस्टिंग, और इतना दिलचस्प भी हो सकता है। इट वॉज द वीट हार्वेस्टिंग सीजन, वीट का मतलब गंदम, हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई, ये गंदम की कटाई का मौसम था। द पार्टी सा, जो पार्टी थी, पार्टी से मुराद यहाँ क्या है? सारे बच्चे, सारे लोग। द पार्टी सा, बच्चों ने देखा अ ह्यूज मशीन, एक बड़ी सी मशीन को, कॉल्ड द कंबाइन, जिसका नाम कंबाइन था। वर्किंग इन द वेस्ट वीट फील्ड, जो काम कर रही थी एक वसी गंदम की खेत में। यानी उन्होंने देखा कि एक मशीन है बहुत बड़ी सी, वो क्या कर रही है? वो गंदम के खेत में काम कर रही है। उस मशीन का नाम क्या है? कंबाइन। इट कट, बोले मैं आता हूँ। इट कट क्रॉप, वो फसल को काटती थी। क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल, क्रॉप, फसल। एंड टाइड, और बांधती थी इनटू शेव्स, बंडल्स में। यानी एक तरफ से वो काट रही है और साथ साथ बंडल में भी बांधती जा रही है। विद वन स्वीप, एक ही स्वीप में या एक ही बारी में। इट सीम टू ईट अप, वो दिखती थी कि जैसे खा रही हो। अ लार्ज एरिया ऑफ द गोल्डन क्रॉप, एक बड़ा सा इलाका गोल्डन क्रॉप का या सुनहरी फसल का। विच केम आउट टाइड, जो कि बाहर आ रहा था बंद के। इनटू अ बंडल, एक बंडल में। एट द अदर एंड, दूसरे सिरे से। तो एक सिरे से वो मशीन, आपने देखी ना, मशीन ऐसे घूमती रहती है, आगे चलती रहती है, उसमें चरखा लगा होता है आगे की तरफ, तो वो उसको काटती रहती है आगे से, और पीछे से बंडल बन के गिर रहे होते हैं। उस मशीन को कहते हैं कंबाइन। द वीट देन वेंट इनटू थ्रेशर, उसके बाद गंदम को ले जाया जाता है थ्रेशर में, ये भी एक मशीन का नाम है। विच सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम द चाफ, जो दाने को भूसे से अलग कर देता है। यानी आप उसमें सारे बंडल डाल रहे हैं वो वाले,
और एक तरफ से जो है वो क्या निकल रहा है, ऐसे ऊपर से एक पाइप होता है जिसमें से गंदम गिरती रहती है, और दूसरी तरफ से क्या निकलता रहता है, छिलका निकलता रहता है। तो उस छिलके को या उस भूसे को इन्होंने कहा है चाफ। फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन, मशीन के एक सिरे से फेल अ गोल्डन रेन, गिर रही थी या गिरती थी सुनहरी बारिश ऑफ स्वीट स्मेलिंग वेट, मीठी खुशबू वाली गंदम की। वाइल चाफ फ्लेव आउट एट द अदर, जबकि जो छिलका था वो उड़कर दूसरी तरफ निकल रहा था। द स्टूडेंट्स वॉच द वर्किंग ऑफ द मशीन, स्टूडेंट्स ने मशीन के काम को देखा। विथ कीन इंटरेस्ट, कीन का मतलब शौक से, दिलचस्पी से, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से देखा। मिस्टर हसन सैड, मिस्टर हसन ने कहा, द होल प्रोसेस ऑफ प्लफिंग, तमाम अमल, प्लफिंग का मतलब होता है हल चलाने का, हल चलाने का अमल, सीडिंग बीज बोने का अमल, हार्वेस्टिंग कटाई का अमल, एंड थ्रेशिंग, और थ्रेशिंग का मतलब दाना अलग करना, दाना अलग करने का अमल। द कॉर्न, कॉर्न से, कॉर्न भुट्टे को भी कहते हैं, सही है, इज डन किया जाता है विद मशीन्स, मशीनों के जरिए किया जाता है, ऑन आवर फार्म, हमारे फार्म में। वन मैन वर्किंग विद दिस मशीन, एक आदमी जो इस मशीन से काम ले रहा हो, कैन डू एज मच वर्क एज 100 मैन वर्किंग विदाउट इट, इतना काम कर सकता है जितना 100 आदमी काम करते हैं इसके बगैर। यानी मशीन से जो आदमी काम ले रहा है वो इतना काम कर लेता है 100 आदमियों के बराबर काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बिलाल, वन ऑफ द स्टूडेंट, बिलाल एक स्टूडेंट है, वो क्या कह रहा है, सर डू यू गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे, सर क्या आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा फसल हासिल करते हैं। मिस्टर हसन, ओ मच बिगर, हाँ हम बहुत ज़्यादा फसल हासिल करते हैं। वाइल एन एवरेज फार्म प्रोड्यूसेस 15 to 20 क्विंटल, एक आम फार्म 15 से 20 क्विंटल गंदम उगाता है फॉर एवरी हेक्टर, हर एकड़ पे। वी प्रोड्यूस एज मच एज 60 to 70 क्विंटल्स, जबकि हम 60 से 70 क्विंटल जो है वो पैदा करते हैं। एक क्विंटल 100 किलोग्राम का होता है। तो एक आम जो एकड़ पे अगर एक आम फार्म में काम हो तो या तो 1500 किलो या 2000 किलो गंदम उगती है, लेकिन ये लोग कितनी पैदा करते हैं, 60 to 70, तकरीबन डबल से भी ज़्यादा, 3 गुना लगभग। बिलाल, दिस इज़ वंडरफुल, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, बट लेकिन श्योरली, क्या आपको यकीन है, मशीन्स डू नॉट मेक द ग्रेन, कि ये मशीन तो अनाज नहीं बनाती। यानी वो हैरान हो रहा है, इतनी फसल उग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उगती उगती ना हो ये बनाती हो। सही है, ये सवाल उसने पूछा। तो मिस्टर हसन लाफिंग, मिस्टर हसन ने हंसते हुए कहा, क्या कहा हंसते हुए, नो सर्टेनली नॉट, नहीं यकीनन ऐसा नहीं है। वाट इन फैक्ट, असल बात ये है, हैपेंस जो होता है, इज दैट फर्स्ट द मशीन कॉल्ड ट्रैक्टर, पहले एक मशीन जिसे ट्रैक्टर कहते हैं, प्लफ डीपर, वो हल चला देती है गहराई में। देन दे प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग मच फास्टर, फिर वो तैयार कर देते हैं ज़मीन को कि उस पर बहुत तेज़ी से बीज बोया जाए। द सोइंग मशीन सोज द सीड वेरी फास्ट, बीज बोने वाली मशीन बहुत तेज़ी से बीज बो देती है। एंड नो सीड गोज वेस्ट, और कोई भी बीज ज़ाया नहीं जाता। वी आल्सो सेलेक्ट द बेस्ट सीड, और हम बहुत बेहतरीन सीड सेलेक्ट करते हैं। देन वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स, फिर हम कीमियाई खादें इस्तेमाल करते हैं। टू इनरिच द सॉइल, सॉइल का मतलब मट्टी को या जो ज़मीन है उसको ज़रख़ेज़ करने के लिए। वी गेट अ लॉट ऑफ कैनल वाटर, हमारे पास बहुत सारा नहरी पानी भी है। बट वी आल्सो इरीगेट आवर फील्ड्स, लेकिन हम अपनी खेतों को आपाशी करते हैं। इरीगेट का मतलब पानी पहुंचाना। विद आवर ओन ट्यूबवेल, अपने ट्यूबवेल से भी, विच कैन सप्लाई वाटर ऑल द ईयर राउंड, जो पूरे साल पानी को सप्लाई कर सकता है।
ठीक है। फाइनली वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, और आखिर में हम स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मारने वाली दवाएं, ऑन आवर क्रॉप्स, अपनी फसल पर, टू किल जर्म्स, जरासीम को हलाक करने के लिए, एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स, और नुकसानदेह कीड़ों को मारने के लिए। सो आवर फार्म प्रोड्यूसेस 3 to 4 टाइम्स, लिहाजा हमारा फार्म पैदा करता है 3 से 4 गुना ज़्यादा एज मच वीट पर हेक्टर एज एन ऑर्डिनरी फार्म डज, एक आम फार्म के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा हमारे फार्म पे पैदा होती है। अब पता चल गया सवाल था उसका, कैसे पैदा हो जाती है इतनी सारी। जवाब मिला ये कि भाई हमारे यहाँ तो हर काम किससे होता है, मशीनों से होता है, तेज़ होता है। फिर हम बीज भी जो है वो आला क्वालिटी का मुंतखब करते हैं। अच्छा, फिर बीज ज़ाया भी कोई नहीं होता, मशीनें लगाती हैं उसको। अच्छा, उसके बाद हम पानी भी देते हैं, हमें नहरी पानी भी मिला हुआ है, और उसके साथ साथ ट्यूबवेल भी हम चलाते हैं सारा साल। फिर उसके बाद जब फसल निकलती है तो उसकी दिनों की मुनासबत से उस पर इंसेक्टिसाइड्स और जो केमिकल खादें हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, वो भी डाली जाती हैं। फिर जब और बड़े होते हैं उस पर कोई जरासीम आ जाए या कीड़े आ जाएं तो उनको मारने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स भी इस्तेमाल करते हैं। सरोश, अनदर स्टूडेंट, एक और लड़का है जिसका नाम क्या है, सरोश। डू यू ग्रो ओनली वीट, क्या आप सिर्फ गंदम उगाते हैं? मिस्टर हसन, नो वी ग्रो वीट, नहीं हम गंदम भी उगाते हैं, मेज़ मकई भी उगाते हैं, काटन रुई भी उगाते हैं, शुगर केन गन्ना भी उगाते हैं, एंड ग्रेन्स और चना भी उगाते हैं। मोर इवर, मजीद ये कि वी ग्रो वेजिटेबल्स, हम सब्जियां भी उगाते हैं, एंड वी आल्सो हैव ए लार्ज ऑर्चार्ड, और हमारे पास एक बहुत बड़ा सा बाग भी है। ऑर्चार्ड का मतलब क्या होता है, बाग। वेयर वी ग्रो मैंगोज एंड ऑरेंजेस, जहाँ पर हम मैंगोज और ऑरेंजेस उगाते हैं। द पार्टी वॉज देन टेकन टू द वेजिटेबल फार्म, पार्टी को फिर ले जाया गया। पैसिव जुमला है, पार्टी वॉज देन टेकन, फिर पार्टी को ले जाया गया। टू द वेजिटेबल फार्म, सब्जियों के फार्म में, एंड द विजिटर्स वर सरप्राइज्ड, और जो विजिटर थे वो हैरान हो गए, टू सी, देखकर, ग्रोइंग देयर, वहाँ पर उगते हुए, सच वेजिटेबल्स, ऐसी सब्जियाँ, एज वर आउट ऑफ सीजन, जो गैर मौसमी थी, यानी सर्दियों में जो आती हैं वो गर्मियों में भी लगी हुई, अप्रैल का महीना है। मिस्टर हसन एक्सप्लेन दैट, मिस्टर हसन ने ये बात एक्सप्लेन की कि बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स, खादों के इस्तेमाल से, विद प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर, काफ़ी मकदार में पानी की सप्लाई से, एंड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, और मशीनों की मदद से, दे कुड ग्रो फाइनर, वो उगा सकते हैं बहुत उम्दा, एंड बेटर वेजिटेबल्स, और बेहतर सब्जियां, इन ऑल सीजन, सारे मौसम में, किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। ठीक है, इन ऑल सीजन एंड लार्ज क्वांटिटीज, किसी भी मौसम में और ज़्यादा मकदार में भी। ही ऑफर्ड द बॉयज़, उन्होंने लड़कों को ऑफ़र किया, फ्रेश टोमेटोज़, ताज़ा टमाटर, एंड ककम्बर्स, और ककड़ियाँ पेश की खाने के लिए। दे वर वॉश्ड इन रनिंग वाटर, उन्हें धोया गया था बहते हुए पानी से, एंड द बॉयज़ एट देम विद ग्रेट डिलाइट, और लड़कों ने उन्हें बहुत खुशी से खाया। इट वॉज आफ्टरनून बाय नाउ, अब दोपहर हो गई थी, अब दोपहर हो गई थी। एंड मिस्टर हसन गेव द बॉयज़ अ डिलीशियस लंच, और लड़कों को मिस्टर हसन ने एक मज़ेदार लंच दिया, प्रिपेयर्ड, जो तैयार हुआ था, मेनली फ्रॉम द फार्म्स ओन प्रोड्यूस, फार्म की अपनी पैदावार से। ठीक है, लेटर, बाद में, द स्टूडेंट्स विजिटेड द मैंगो ऑर्चार्ड, लड़कों ने विजिट किया आम का बाग, एंड वर डिलाइटेड टू सी, और वो देखकर बड़े खुश हुए, ग्रीन फ्रूट, हरी हरे फ्रूट यानी केरियाँ, हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, जो लटकी हुई थी ब्रांचेस से, इन लार्ज नंबर्स, कई तादाद में। द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज, दरख्तों के तनों को, हैड बीन वाइट वाश्ड, उन पे चूना किया हुआ था, दरख्तों के तनों पर चूना किया गया था, विद लाइम, चूने से, एंड द ग्राउंड बिलो, और नीचे जो ज़मीन थी, वाज नीट एंड क्लीन, वो बहुत साफ और सुथरी थी। दे डिड नॉट सी एनी वीड्स,
ना तो उन्होंने वहाँ कोई जड़ी बूटी देखी और वाइल्ड ग्रास, ना ही कोई जंगली घास देखी अराउंड, इधर उधर चारों तरफ। मिस्टर हसन टोल्ड देम, मिस्टर हसन ने उन्हें बताया दैट इट वाज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम, कि ये ज़रूरी है कि बचाया जाए इन दरख्तों को फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट किसे कहते हैं, दीमक से, दीमक से बचाया जाए, एंड डिजीज़, और बीमारियों से बचाया जाए, विच डिस्ट्रॉय द प्लांट्स, जो कि पौधे को ख़राब कर देता है, तबाह कर देता है, एज वेल एज द फ्रूट, और उसके साथ साथ फल भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, आप कह रहे हैं किसी पेड़ पे चूना डाल देंगे तो पेड़ नहीं, चूने को नहीं जलाएगा। आप देखें अक्सर बागों में, अक्सर जगहों पर आप देखें कि आधे आधे दरख्तों पर उन्होंने चूना किया हुआ होता है और कलर किया होता है, तो वो चूना दरअसल पेड़ को नहीं जलाता, पेड़ तो महफूज है, ऊपर छाल है ना, उससे महफूज है। वो चूना दरअसल नीचे से जो वो चढ़ेंगी चूंटियाँ और दीमक, वो उनको रोकने के लिए चढ़ा जाता है, इसलिए कहा गया वाइट वॉश किया हुआ। ठीक है, आगे मिस्टर हसन आल्सो टोल्ड द विजिटर्स, मिस्टर हसन ने विजिटर को ये भी बताया दैट द फार्म हैड बीन डूइंग सो वेल, कि हमारा ये जो फार्म है ये तो बहुत उम्दा तरीके से चल रहा है। दैट दे हैड डिसाइडेड, इसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया टू ऐड ए डेयरी टू इट, कि इसमें डेयरी फार्म भी बना डालें। जब ये उनका जो वेजिटेबल फार्म है या एग्रीकल्चरल फार्म है, जब ये बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया तो उन्होंने क्या सोचा कि इसमें डेयरी फार्म किसे कहते हैं, जिसमें भैंसें हों, ठीक है, उनका दूध हो और दूध की सप्लाई हो वगैरह वगैरह। तो देयर, इस तरह यहाँ पर फाइनेस्ट काउज, उम्दा तरीन गायें, एंड बफालोज, और भैंसें, वुड बी केप्ट, वहाँ रखी गई हैं या रखी जाएंगी। ही सरप्राइज द विजिटर, उन्होंने हैरान कर दिया घूमने आने वालों को, बाय टेलिंग दैम, उनको ये बताकर दैट के द फार्म वुड यूज एन इलेक्ट्रिक मिल्कर, के फार्म जो है, ये जो फार्म होगा, कौन सा वाला फार्म, डेयरी फार्म, वो यूज एन इलेक्ट्रिक मिल्कर, एक बिजली से चलने वाला दूध निकालने वाला आला इस्तेमाल किया करेगा। यानी लोग बैठकर दूध नहीं निकालेंगे बल्कि मशीनों के जरिए दूध निकाला जाएगा। टू मिल्क द एनिमल्स, एनिमल्स का दूध निकालने के लिए। मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम, जदीद मशीनरी जो है वो क्रीम बनाएगी, एंड बटर और मक्खन बनाएगी, एंड प्रिजर्व द मिल्क, और दूध को महफूज रखेगी। ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया टू इनवाइट, कि वो इनवाइट करेंगे मिस्टर अहमद को एंड इस क्लास को, व्हेन द डेयरी स्टार्टेड वर्किंग, जब डेयरी का काम शुरू हो जाएगा। यानी अभी हुआ नहीं है, उन्होंने ये सोचा है कि भाई हमारा एग्रीकल्चरल फार्म तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, अब क्यों ना हम इसके साथ साथ एक डेयरी फार्म भी बना लें। तो उन्होंने वादा किया कि जब ये शुरू हो जाएगा काम करना तो फिर हम आपको दावत देंगे और आप आइएगा। बच्चों ने क्या सोचा होगा, हाँ दोबारा पिकनिक होगी, और ये सोचा होगा यहाँ आए तो टमाटर खाए, ककड़ियाँ खाई, जब वहाँ जाएंगे तो क्या खाएंगे, दूध पियेंगे, क्रीम खाएंगे, मक्खन मिलेगा वगैरह वगैरह। तो मिस्टर अहमद थैंक्ड हिम, मिस्टर अहमद ने उनका शुक्रिया अदा किया। द बॉयज़ वर रियली हैप्पी, लड़के वाकई बहुत खुश थे विद देयर विजिट, अपने विजिट के लिए, एंड चीयर्ड लाउडली, और बहुत खुशी से चिल्लाए, व्हेन दे लेफ्ट द फार्म, जब वो फार्म से बाहर निकले। व्हाइल कमिंग बैक दे टॉक्ड अबाउट देयर विजिट टू द फार्म, जब वो वापस आ गए तो जब वो आपस में बात कर रहे थे फार्म की विजिट के बारे में, बिलाल सेड, तो बिलाल ने कहा, वी नीड टू इस्टेब्लिश मैनी सच फार्म्स, हमें ज़रूरत है कि हम इस तरह के बहुत सारे फार्म बनाएं, कायम करें, इस्टेब्लिश करें, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क में। मिस्टर अहमद एग्रीड विद हिम, मिस्टर अहमद ने इस बात से एग्री किया, एंड सेड, और कहा, आई थिंक यू आर राइट, मेरा ख्याल है तुम सही कहते हो, इन दिस वे, इस तरह से, वी वुड बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ ईवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, हम इस तरह से हमारी बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि इस पूरे सबक के अंदर एक एग्रीकल्चरल फार्म का जो है वो आपको तारुफ कराया गया है, उसको विज़िट कराया गया है, और ये बताने की कोशिश की गई है कि आम तरीक़ों से अगर आप
कोई खेत प्रोड्यूस करेंगे, कोई फसल प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें आपको फसल कम मिलेगी। और अगर आप जदीद तरीक़े, मशीनें और ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन, ठीक है, बीज बोने वाली मशीनें, ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसी ज़मीन से उसके मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा फसल मिलेगी। एक बात सब बच्चों के जहनों में होना चाहिए कि दरअसल किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसका इन्हिसार वहाँ की पैदावार पे होता है। हम हर चीज़ बाहर से नहीं ख़रीद सकते, हमें हर चीज़ अपने यहाँ पैदा करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपके पास जो ज़मीन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान दरअसल एक ज़रई मुल्क है, को पता है, ज़रई मुल्क है, यानी यहाँ बुनियादी जो पैदावार है, सबसे ज़्यादा चीज़ जो प्रोड्यूस होती है वो अनाज, ठीक है। लेकिन अभी भी हम अपनी इस ज़मीन को पूरे तरीक़े से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अभी भी बेशुमार इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पर वही पुराने तरीक़े राइज हैं, ठीक है। बैलों के ज़रिए हल चलाया जाता है, हाथों से कटाई की जाती है, फिर एक डब्बा रख के उसको मारा जाता है। जो फसल काटी है जिसमें गंदम है उसको किसी ड्रम पे मारते हैं, तो ड्रम पे मारने से क्या होता है, उसके दाने अलग हो जाते हैं और उसके छिलके अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये सारा काम करने में बहुत टाइम, मेहनत और अफरादी क़ुव्वत भी बहुत लगती है। एक तो ये हमारे यहाँ मसला है कि मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट तरीन बात ये है कि हमारे यहाँ ज़मीन जो है, बेशुमार ज़मीन ऐसी है जो सेम और थूर का शिकार है, सही है। यानी 2 बीमारियाँ होती हैं ज़मीन की, या तो उसमें नमकियात ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या उसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा हो जाए, तो उसको कहते हैं सेम और थोर। ये बीमारी हमारे मुल्क में मौजूद है। लेकिन अगर रिसर्च की जाए, आप में से कुछ बच्चे जो है वो रिसर्च में आगे बढ़ें और बायोलॉजी में आगे बढ़ें और ये जो बीज है इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, ऐसी कौन सी खाद हो और केमिकल हो जो सेम और थूर की ज़मीन में भी काम करे, या ऐसे कौन से पौधे और ऐसी कौन सी फसलें हों जो सेम और थूर में बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं। अगर ये काम हमारे यहाँ कोई लड़का लड़की जो आगे बढ़ के तरक्की करें और इसका हल निकाल लें तो और बहुत सारी ज़मीन हमारे पास काश्त के लिए मिल सकती है। तो एक तो काश्त का मसला ज़मीनों का है। दूसरा इम्पॉर्टेंट मसला आजकल हमारे सामने जो है वो पानी का है। हमारे पास जो पानी है वो कम हो गया है, डैम जो है वो हमने बनाई नहीं। पानी की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन पानी की स्टोरेज की कमी है। यानी जो पानी शुमाली इलाक़ों से चलता है वो सीधा सीधा आता है और आकर समंदर में गिर जाता है। आपने देखा है जब बारिशें होती हैं तो सैलाब आ जाते हैं और रोज़ाना पानी जो वहाँ से आ रहा है वो समंदर में गिरता जाता है। अगर हम 8-10 डैम बना लें इस सारे रास्ते में पानी के, तो पानी जो है वो स्टोर हो जाएगा। असल में डैम बनाने से क्या होता है, पानी को आप स्टोर करते हैं और फिर उससे नहरें निकालते हैं। एक तरफ उससे बिजली बनाते हैं और दूसरी तरफ उस पानी को जो है वो मुख्तलिफ़ रास्तों में भेज के मुख्तलिफ़ इलाके सैराब करते हैं। तो हमारे पास पानी का सही इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे और पानी की कमी होने की वजह से बेशुमार इलाका हमारा सैराब नहीं है, पानी की मौजूदगी ना होने की वजह से। तो अब देखें यहाँ डैम बनाने की एक आवाज़ लगी है। अगर 8-10 डैम बहुत अच्छे तरीके से हम बना लें, कालाबाग डैम भी शामिल है उसमें भाषा डैम अभी बनाने का आपने देखा है, चीफ जस्टिस जो है वो बोल रहे हैं। ये सारे डैम अगर बन जाएं तो फिर पानी की कमी हमारे पास, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान में है, सही है। लेकिन वो नहरी निज़ाम उस वक्त काम करेगा जब आपके पास पानी भी होगा। अगर पानी नहीं होगा तो आपका नहरी निज़ाम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो जितने भी हम सबक पढ़ते हैं और इसमें जो मसाइल सामने आते हैं, इन मसाइल को हर बच्चा अपने जहन में रखे और अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ते हुए ये ट्रेंड सेट करे कि क्या ये ज़िम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, क्या ये काम मैं कर सकता हूँ। हमारे यहाँ ज़राई यूनिवर्सिटीज़ बनाने की भी ज़रूरत है, जहाँ लड़के और लड़कियों को ज़राअत से मुताल्लिक़ तालीम दी जाए, जहाँ उनको बताया जाए कि अच्छी फसल कैसे उगाई जाती है, ज़मीन को कैसे मैनेज किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स कैसे बनाई जाती हैं। अभी भी हम फर्टिलाइज़र्स बहुत सारी तो मुल्क में बनाते हैं, लेकिन कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐसी हैं जो हम मुल्क में नहीं बनाते, जो हमें बाहर से
इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इसी तरह केमिकल्स जो स्प्रे करने होते हैं वो भी कुछ तो मुल्क में बनते हैं और कुछ मुल्क में नहीं बनते, वो भी हमें कहाँ से मंगाने पड़ते हैं, बाहर से मंगाने पड़ते हैं। तो ये अगर मसला हमारा हल हो जाए कि ज़मीन हमें मैनेज करना आ जाए, सेम और थूर पर हम काबू पा लें, बीज बनाना आ जाए, ठीक है। एक बीज गंदम का है ना, एक दरख्त में फर्ज करो 100 दाने लगते हैं, 100 दानों को तोलो तो मिसाल के तौर पर 1 पाव वजन बनता है। लेकिन ऐसे ही बीज बड़े हों, डबल हों, तिबल हों उस बीज से, उनको तोलें तो पता चले 1 पाव के बजाय 3 पाव बीज आ गए। तो बीज की तादाद उतनी ही है, जगह उतनी घेर रहे हैं, पौधा वही है, लेकिन बीज का साइज़ क्या हो गया कि जो फसल बन रही है उसका साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। पूरी दुनिया के अंदर लोग अपनी जो क्रॉप्स होती है अनाज, उसके साइज़ पे, उसकी क्वालिटी पे बहुत काम करते हैं। नए से नए बीज बनाए जाते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर वो बीज तब्दीली के मराहिल से गुजरते हैं, उन पे फिर टेस्ट होता है, उन पे तजर्बात होते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप में से कोई ज़िंदगी में अगर आगे बढ़े और कोई मेडिकल साइंस ले या बायोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़े, बॉटनी बहुत पढ़े, बॉटनी इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बॉटनी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दरख्त, पौधे, इनकी किस्में, इनकी बीमारियां, ज़मीन, इसका ताल्लुक़, ये सारा आपको समझने का मौका मिलेगा।